माता जी जी जी, वैसे तो फिर शुरू करेंगे। तरुण बेटा जी, तरुण बेटा जी, ठीक है दीदी, चालू कर सकते हैं दीदी। हाँ बस ऑन करिए। हाँ चलिए। तो आज दोपहरकालीन सत्र में उत्सव पारा के अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो परम वंदनीय बाबा जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम वंदना गीत शुरू करते हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली पथ हे तूने वो तो जिनसे सुंदर मानव का ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम सर। आज हमारे बीच में परम आदरणीय जय श्री गिरजेश शास्त्री आई जी उपस्थित है, और जो हिंदी भाषा के ऊपर अपनी बात रखेगी, और साथ ही चानी दीदी जी पोषण और आहार के ऊपर अपनी बात रखेगी। तो सर्वप्रथम आई का थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, जितनी मुझे सूचना है। तो मैं तो जब पहले भी आई से बहुत बार मिलना हुआ, लेकिन जब मैं उनका परिचय नोट कर रही थी तो मैं दंग रह गई उनके परिचय को देखते हुए कि इतनी विदुषी हमारे बीच, मतलब ये हमारे लिए उत्सव पारा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब मैंने चर्चा की तो मुझे ये पता चला कि शादी के समय आई केवल बीए की थी, और उसके बाद उन्होंने शादी के बाद एमए किया, और उनका पढ़ने का भी मन कैसे हुआ। और इससे एक बात ये समझ में आई कि व्यक्ति जब ठान ले तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब हमारा मन बन जाए तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। और इस बात को चरितार्थ किया आदरणीय आई ने। तो उसमें ये देखा कि बच्चों को मुझे पढ़ाना था, तो मैं स्वयं पढ़ूंगी तो उनको पढ़ा पाऊंगी, उनका भी मन बनेगा कि मैं पढ़ूं। तो इसी क्रम में आई ने पढ़ना शुरू किया, और बीए के बाद आई ने एमए किया मराठी में, घर की सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए, जिसमें कि अपने दैनिक कार्यों को करने में ही उनको रात के 9:30 बज जाते थे। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई करती थी, और मराठी में एमए किया, उसमें भी आई गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके बाद एमए समाज शास्त्र में किया, उनमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके बाद उन्होंने एमएड किया, उसमें भी वो यूनिवर्सिटी की टॉप रैंकर में रही, और 34 वर्ष तक आई ने नौकरी की। उसके बाद लेक्चरर से आई रिटायर हुई नहीं, बल्कि उन्होंने 34 वर्ष नौकरी करने के बाद संबंधों के निर्वाह के क्रम में अपनी छोटी बहू मतलब मंगेश भाई जी और जूली दीदी जी की शादी हो गई थी, तो परिवार में समय देने के लिए आई ने फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, ताकि वो पूरा समय अपने परिवार में बच्चों में दे सके। आई के परिवार में बड़े बेटा जी के रूप में आदरणीय योगेश भाई जी, सुवर्णा दीदी जी, कमल बेटा जी है, और छोटे बेटा जी मंगेश भाई जी, और जूली भाभी जी, और
जो बेटा जी, 2 बेटा जी है उनके। तो इस क्रम में मैं ये भी देख पाई कि जब योगेश भैया जी जो कुछ विचारों को रखते थे कि क्या क्या हो सकता है जीने के धरातल पे, तो मैं यही सोचती थी कि आखिर इतनी बातें कैसे आ पाती है। और जब मैंने आई से चर्चा की तो मुझे पता चला कि ये जो बीजारोपण है, जो वैचारिकता का, एक मानसिकता का, वो माता से डला हुआ है। क्योंकि ये देखा कि जैसे आई से बात हुई कि उनके यहाँ अभी भी घर उनका लाइब्रेरी जैसा है और बचपन से ही आई के यहाँ बहुत सारी किताबें, और वो किताबें भी जो थी वो विचार प्रधान बुक्स रहा करती थी। तो सभी का एक वाचन की संस्कृति परिवार में शुरू से बनी रही और वही गुण बच्चों में परिलक्षित हुआ। और उसका जो हम आज देख पा रहे हैं उसका प्रतिफल कि आज दोनों बेटा जी अपने अपने परिवारों में कितने निष्ठा के साथ जीवन विद्या के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और कैसे समाज में अपनी भागीदारी निभा पा रहे हैं। तो ये एक मेरे को बहुत ही जबरदस्त बात लगी। और इसमें एक बात और देखा, जो पिताजी है वो आदरणीय गिरजेश बाबा जी, इन्होंने एम.कॉम और एम.ए किया, ये भी लेक्चरर से रिटायर हुए। जितना मैं इनके सानिध्य में रही तो मैंने देखा इतने जबरदस्त अनुशासित जीवन है हमारे यहाँ बाबा का कि एक प्रेरणा मिलती है। इतने वक्त के पाबंद है, हर काम बहुत अनुशासित, नियंत्रित और समय के अनुसार करते हैं। और बाबा को संगीत का और लेखन का बहुत शौक है और मैं देखती हूँ कि आज भी वो कार्ड, अभी लॉकडाउन में कार्ड उपलब्ध नहीं हुए, कार्ड आज भी लिखते हैं। और लिखना जो है हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये एक बहुत अच्छी बात देखी। आई का मैं देखूं इतनी जिम्मेदारी के बाद, आई का कुकिंग में भी मैंने शौक देखा जब उनके सानिध्य में रही। बहुत सारी चटनियां बनाना किस किस तरह से कर सकते कुछ सीखी। एक उसमें 4 चीजें आई ने मुझे बनाना सिखा दी थी। और लेखन में भी आई का बहुत अच्छा वो रहा है और आई को इनोवेशन का बहुत शौक है। और इसका एक मैंने देखा, जब लोग 18-19 दीदी जी और हम लोग आई, मुखवास बनाया था पार्टी के 15-20 लोगों का, उसी में बहुत सुंदर ढंग से डेकोरेट करके वो प्रस्तुत। इतनी लगन, इतनी परिश्रमी, इतनी कर्मठ था। और अभी मतलब ये चीज बहुत प्रेरणा देती है। साथ ही आई के बहुत सारे लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आई की 3 किताबें, एकांकी लेखन, कविता संग्रह, ये भी प्रकाशित हो चुके हैं। कविता संग्रह में पश्चिमा जो है ये मराठी में प्रकाशित हुई है। और उत्सव पारा के लिए भी आई संबंधों को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी, जिसमें 2-3 कविताएं आई रखेगी अपने सामने। तो एक तो ये जबरदस्त आई की कला है। एक और है कि मराठी की जो आध्यात्मिक कोश था, डिक्शनरी, इसको आई एक हैदराबाद की किसी दीदी जी के निवेदन पर उसको हिंदी में ट्रांसलेशन का काम कर रही है। तो ये देखिए इनका और एक गुण मुझे पता चला कि आई के यहाँ मतलब खुद के तो स्वयं के 3 बच्चे थे ही बेटा जी, साथ में एक बेटा जी और रहते थे जो 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक उनके पास रहते थे। और उस बच्चे की भी परवरिश अपने बच्चों जैसी ही, वैसा ही खिलाना पिलाना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, फीस, सारी चीज। और वो ऐसे बच्चे को चुनते थे जो कि मतलब कुछ करना चाहते हैं और उनकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आई के यहाँ हमेशा कम से कम 4 बेटा जी लोग तो रहे ही, और उसमें से आज भी वो संबंधी के रूप में जुड़े हुए हैं। 2 बेटा जी अभी अछोटी आके गए थे, बुल्ढाना भी आके गए हैं। और एक बेटा जी जो इनके पास 10th से आए थे, बीकॉम करके वो बैंक में जॉब की, इलाहाबाद बैंक में, और मैनेजर के पद से रिटायर हुए। आज तो वो ग्रैंडफादर भी बन गए हैं। तो ये देखा कि मतलब किसी बच्चे को, मैं आई से यही पूछ रही थी कि जब ऑलरेडी आपके 3-3 बच्चे थे, यहाँ तो एक बच्चे के लिए माँ जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है। आप उस समय में जॉब करते हुए घर की सारी जिम्मेदारी, तब तो कोई काम वाली भाई अभी नहीं होती थी, तो घर की सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए, पढ़ाई करते हुए आपको क्यों लगता था कि मैं और किसी बच्चे की जिम्मेदारी लूं? तो मतलब ये उनका था ही, और हमेशा 4-4 लोग उनके यहाँ रहे ही। तो ये एक मुझे बहुत ही वो लगा। कई लोग उसमें मिलिट्री में भी गए हैं और किसी फील्ड में बहुत अच्छे उसमें व्यवस्थित दिनचर्या जी रहे हैं और जुड़े हुए हैं।
और एक चीज और देखी, चूंकि आई का परिवार जहाँ रहता था वहां पर बहुत सारे मेहमान लोग आते थे, तो घर में एक तरह से जो होता है ना कि कोई भी जैसे रायपुर में कोई आएगा तो निश्चित ही हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो खाना पीना रहना वो सारी व्यवस्था करनी ही होगी। तो हमेशा उनका घर इस तरह से सबके लिए खुला रहता था। और ये जो मैं देखी कि एक बच्चा हमेशा 5वीं से 10वीं तक उनके पास रहता था, ऐसे 5 बच्चों को उन्होंने अपने पास बेटे के जैसे रख के पाला पोसा है। मुझे ऐसा लगता है ये हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। मतलब मैं तो जब सुनी तो मुझे ऐसा आश्चर्य लगा कि आज हमारे एक एक दो दो बच्चे हैं तो हम वो केयर नहीं कर पाते हैं। उस समय जॉब करते हुए बिना किसी उसके इतनी सारी गतिविधियां कैसे संभव हो सकता है। और यदि मैं स्वभाव के रूप में देखूं तो आई बहुत ही सहज और सरल है, बहुत ऊर्जावान है और हमेशा खुश रहती है। और ये देखा कि संबंधों में निर्वाह कैसे किया जाता है, जबरदस्त वो निष्ठान्वित रहती है। और इस भरे पूरे परिवार में जो मैं बता रही थी कि सनय बेटा जी और विवान बेटा जी भी है कमल बेटा जी के साथ, तो आज भी उनका भरा पूरा परिवार है और पूरा परिवार समर्पित भाव से विद्या में लगा हुआ है कि हम किस रूप में समाज को कुछ दिशा दे सके। तो मुझे 2 बातें ही समझ में आई इसमें, जो हम आज बात करते हैं कि समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि। तो इनके यहाँ जो वैचारिक विचार प्रधान बुक्स थी, तो समझदारी का प्रयास बचपन से ही वाचन संस्कृति के रूप में रहा, इसलिए वो समाधान के रूप में आज प्रयासरत दिखते हैं। और श्रम से समृद्धि के रूप में मैं देख पा रही हूँ कि आई का इस उम्र में 72 वर्ष की उम्र में भी इतना जबरदस्त श्रम होता है। और साथ ही चाहे मैं सुवर्णा दीदी जी को देखूं, मैं उस दिन भी शेयर की थी कि एक इंजीनियर होके गोदड़ी सिलना और अंकुरित और पशुहार और ये सारी चीजें करना तो वाकई में अनुकरणीय है। और ऐसे में मंगेश भाई जी को भी देख पाती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ बाकायदा बुल्ढाना और आना और वो कृषि से जुड़े हुए हैं और पूरा वो समय अपना लगा पा रहे हैं। तो निश्चित ही इन्होंने ये जो संस्कृति है श्रम से समृद्धि और समझदारी से समाधान, ये बचपन से ही बच्चों में बीज रूप में डाला, जो आज इस रूप में पूरकता के रूप में दिख रहा है। तो मैं अपनी बात को यहीं रखते हुए मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय जयश्री आई को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बातों को यहाँ शेयर करे ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और उनका सानिध्य लाभ मिले। तो आदरणीय आई जी, उत्सव पारा साकरी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रथमतः मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज अर्थात बाबा जी को विनम्र अभिवादन और साथ कृतज्ञता भी। मैं जयश्री गिरिजेश, आप सभी के योगेश भैया की माँ, अभ्युदय अछोटी। हिंदी भाषा ऐसा परिपूर्ण अभ्यास नहीं है मेरा, लेकिन कुछ बातें विचार आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। मातृभाषा मराठी, पढ़ाना लिखना माध्यम मराठी भाषा, ऐसा ही था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से अनपेक्षित अछोटी में रहना हुआ। मैं और श्रीमान जी आए थे 15 दिन के लिए, अभी 2 महीने हो चुके हैं। वैसे तो सुवर्णा योगेश कमल को मिलने आते ही थे, लंबे समय तक रहना नहीं हो पाता था। इन 2 महीनों में अभ्युदय में रहने वाले परिवार सहयोगी, इनसे बहुत सहायता मिली। बीच में रायपुर गौरी साहू के घर जाना हुआ। उनका परिवार, उत्साही वातावरण से हम दोनों भी प्रभावित हुए। उत्सव पारा सांकरी में गौरी के माध्यम से अन्य परिवारों का परिचय हुआ। उनकी विचारधाराओं से उत्सव पारा संकल्पना समझ में आ गई। गौरी के आग्रह से ही मैं शब्द माध्यम से आपके सामने हूँ। आप सब लोगों का जितना गहराई से जीवन विद्या का अध्ययन हुआ है उतना मेरा नहीं है। सुवर्णा जी, योगेश जी का सानिध्य, संदर्भित किताबों का पठन, 2010 से परिचय शिविर, इसी तरह से जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, जीने के प्रयास में हम दोनों भी है। बहुत सारे बदलाव हमने हमारे आचरण में देखे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी आपका इष्ट रिश्तेदारों में भी विद्या के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। हमारा छोटा बेटा डॉक्टर मंगेश भी 2-3 सालों से समझने के प्रयास में है, इसलिए हम समाधानित है, तृप्त है। शरीर यात्रा का यह आखिरी अध्याय है हम दोनों का, और मैं 73 की हूँ।
श्रीमान जी 79 के हैं। अछोटी में रहना तो हुआ है, एक बात अच्छी हो गई, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का पुनः पुनः पढ़ना हो गया। जीवन क्रिया और सात संबंधों पर विशेष ध्यान गया। इतनी सुस्पष्टता, भावपूर्णता, इतनी गहराई कहीं नहीं मिली। मेरी पूरी शिक्षा में मानस शास्त्र और तत्वज्ञान, ये दो विषयों का अध्यापन अधिक था। अब ऐसा लगता है कि उन दिनों में विद्या मिल जाती तो। मराठी भाषा में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, शब्द संपुष्टी अर्थ सागर साठविला। शब्द संपुष्टी अर्थ सागर साठविला। पूज्य बाबाजी का पूरा लेखन ऐसा है। संपुष्ट यानी सीधा साधा अर्थ है ढक्कन वाला डिब्बा। डिब्बे के अंदर क्या है देखने के लिए डिब्बा खोलना पड़ता है, बार बार खोलने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, तब अंदर जो दिखता है वो प्राप्त होता है। बाबा जी के शब्दों को बार बार पढ़ना पड़ता है। जितनी बार पढ़ना होता है अर्थ छटाएं स्पष्ट हो जाती है, यानी अर्थ सागर सामने आता है, चाहे कितना ही अवगाहन कर ले। सात संबंध को पढ़ने से मेरी भी ऐसी स्थिति हो गई, लगा कि कुछ लिखने का प्रयास तो करें, जितना हो सके उतना सही। अधिव्याख्याता थी, शायद वही प्रभाव होगा। काव्य लेखन पहले से था ही, ऐसा ही कुछ लिखे। मुझे मालूम है कि इतना दर्जेदार नहीं है, फिर भी एक संबंध पर लिखी हुई कविता योगेश जी को दिखाई। बढ़िया, उन्होंने बोल दिया। उनके बढ़िया के दो अर्थ निकलते हैं। ठीक लगा तो विषय वस्तु को वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक नहीं लगा तो विषय से वो बाहर निकलते हैं। जो उनको ठीक लगता है वह सही है, और ठीक नहीं लगता वह ठीक नहीं है, कुछ सुधार आवश्यक है, इतना तो मेरा पूरा विश्वास है। जब मेरी कविता उन्होंने ग्रुप पर डाली तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो ठीक चल रहा है। आगे प्रेरणा से संबंधों पर कविता रचना हो गई। भावपूर्णता, गेयता, लयबद्धता, आशय घनता और आकलन सुलभता, काव्य लेखन के ये 5 लक्षण माने जाते हैं। उन पर आधारित काव्य रचना की है। उनमें से 2 कविता आपके सामने रखने का साहस कर रही हूँ। कुछ अच्छा लगा तो वह आपका है, कुछ कमियां महसूस हो गई तो वह सब मेरा है। तो 2 कविता में पहली कविता है पति पत्नी संबंध। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। संबोधन से पहचानेंगे हम, संबोधन से पहचानेंगे हम, संबंधों का करके स्वीकार। पूर्ति अपेक्षाओं की करते करते पूरकता को निभाएंगे हम। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। हो माता पिता या पुत्री पुत्र, हो माता पिता या पुत्री पुत्र, भाई बहन हो या मित्र मित्र, हो शिष्य गुरु या साथी सहयोगी, पवित्रता की यही विवेक ज्योति। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। संबंधों में आधार संबंध, विवाह मान्यता से हो जाता अनुबंध। संबंधों में आधार संबंध, विवाह मान्यता से हो जाता अनुबंध। मानवीय परंपरा की स्थापना, एक मन 2 शरीर की प्रस्थापना। मानवीय परंपरा की स्थापना, एक मन 2 शरीर की प्रस्थापना। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। यतित्व सतीत्व का प्रमाण है, यतित्व सतीत्व का प्रमाण है, एक पति एक पत्नी का निर्वाह है। अभ्युदय की एक कामना, साथ होना साथ देना, साथ होना साथ देना। जागृति होना लक्ष्य हमारा, जागृति पथ पर है चलना। दूसरी कविता है गुरु शिष्य संबंध। क्यों, क्या, कैसे, कितना। क्यों, क्या, कैसे, कितना। व्यक्ति व्यक्तित्व में भ्रम से उलझन,
गुरु शिष्य का संबंध विधि से बन जाती सबकी सुलझन। गुरु शिष्य का संबंध विधि से बन जाती सबकी सुलझन। चराचर सृष्टि का कोना कोना, चराचर सृष्टि का कोना कोना कौतूहल से भरा हुआ। कहाँ हूं मैं, कहाँ तक है जाना, कहाँ हूं मैं, कहाँ तक है जाना, शिष्य गुरु संबंध में पहचाना। जिज्ञासाओं का नित्य जागरण, सदा शोधरत रहता है मन। जिज्ञासाओं का नित्य जागरण, सदा रत रहता है मन। ज्ञानार्जन की तीव्रतर कांक्षा, ज्ञानार्जन की तीव्रतर कांक्षा, शिष्य उनकी है परिभाषा, शिष्य उनकी है परिभाषा। अप्राप्त को प्राप्त कराना, अप्राप्त को प्राप्त कराना, अज्ञात को ज्ञात कराना। प्रश्नों की समाधान से तृप्ति, ऐसी है गुरुपद की कीर्ति, ऐसी है गुरुपद की कीर्ति। नियम नियंत्रण संतुलन संस्कार, नियम नियंत्रण संतुलन संस्कार है जीने का सही आधार। निरंतरता प्रमाण प्रमाणिकता की होगी निष्ठान्वित, निरंतरता प्रमाण प्रमाणिकता की होगी निष्ठान्वित शिष्य गुरु परंपरा रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आई, आपने इतने भाव भरी कविता सुनाई और उससे भी ज्यादा पूरे संबंधों का निचोड़ आपने शब्दों में रचित कर दिया। तो बहुत बहुत बधाई भी आपको, धन्यवाद भी और कृतज्ञता भी हमारे उत्सव पारा परिवार की तरफ से। तो अब हम चलते हैं। हाँ, बहुत ही, मतलब एक तो आप आए, हमारे निवेदन को आपने स्वीकारा, इसलिए हम सच में दिल से कृतज्ञ हैं आपके प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम चलते हैं, जो आदरणीय चानी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और दीदी जी का बहुत डिटेल परिचय तो अपना हो ही चुका है, पहले भी आप सभी परिचित ही है, फिर भी एक छोटा सा परिचय वर्तमान में। जो दीदी जी CVMS छत्तीसगढ़ की भी कोऑर्डिनेटर है, और साथ ही UCF की भी कोऑर्डिनेटर है, और अभिभावक विद्यालय रायपुर और अछोटी में इंग्लिश की और जो भी लेखन की बाकी दीदी भी बताएगी, जिम्मेदारी के साथ है। और स्वावलंबन, जैसे हमने देखा कि आई के यहाँ स्वावलंबन का जो आधार संस्कारित हल्दी, गुलकंद, हल्दी और अंकुरित और भी बहुत सारी चीजें, विभिन्न तरह की चटनियां, ये उनका स्वावलंबन का आधार है। क्योंकि विद्या में जुड़ने के बाद हर व्यक्ति का ये होता ही है कि हम श्रम से समृद्धि को प्रमाणित करें। तो उसी तरह से चानी दीदी का भी फाफाडी में एक स्वीकृति करके है शॉप, जिसमें कि हमको सारी ऑर्गेनिक चीजें उपलब्ध होती है। स्वावलंबन के रूप में दीदी जी ने उनको स्वीकारा है। तो मैं दीदी जी को, और दीदी जी का स्वभाव तो पता ही है कि बहुत परिश्रमी है ही, विद्या के प्रति निष्ठा भी जबरदस्त है, स्वावलंबन के लिए भी दीदी का प्रयास चल ही रहा है ही, और बहुत जिंदा दिल है दीदी। और जब भी जिनसे मिलती है मैं, तो उनसे मिलके ही बहुत मुझे एक पॉजिटिविटी फील होता है। तो मैं दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आए दीदी जी, चानी दीदी जी, और पोषण और आहार के ऊपर हम लोगों को बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्ते। नमस्ते दीदी। सर्वप्रथम बाबा जी को नमन करते हुए, और आई की दो प्यारी प्यारी कविता भाव से पूर्ण, इतनी अभिभूत हुई हूँ आई ये कविता सुन के। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसा लगता है कि मराठी आपकी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में भी आप उतनी ही सहजता से लिख भी पाते हैं। और इतना सुंदर आपने वर्णन किया गुरु शिष्य संबंध का भी और सारे संबंधों का। आई बहुत 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 धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी अपने बहुत सारे भाई बहन आई को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते होंगे, तो मैं हाँ। अपना सेशन को कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले अपन सभी भाई बहन अपनी फीलिंग्स अभिव्यक्त कर पाएंगे आई को। ठीक है, तो मैं जरूर, आगे बढ़ती हूँ ताकि सबको व्यक्त करने का अवसर मिल पाए।
पक्का। और बस 1 मिनट दीदी, आज हमारे बीच नागपुर से चैतन्य कनोरिया भाई जी भी उपस्थित है। तो पूरे उत्सव पारा और बाहर से जुड़े हमारे जो बंधु भगिनियों के साथ, और रामपाल यादव भाई जी भी उपस्थित है। तो आप सभी भाईजियों का भी उत्सव पारा परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ दीदी जी, चाइनी खूब दीदी खूब जी आप शुरू स्वागत करिए। हमारी तरफ से भी, बहुत प्यारे भाई हैं। ठीक बात है। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको वर्ष के विभाजन का एक चार्ट दिख रहा होगा जी, मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहा है सामने। भाई जी वो चार्ट आप दिखाएंगे? हाँ अभी आया था इसके पहले। हाँ हाँ आ गया। आ गया जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में पूरे वर्ष का विभाजन किस तरीके से किया गया है। 2 काल होते हैं, एक विसर्ग काल और एक आदान काल, जिसमें से विसर्ग काल को वो समय है जब सूर्य जो है उसका बल क्षीण होता है, चंद्रमा का बल पूर्ण होता है और वायु अधिक रुक्ष नहीं होती है ना। और आदान काल वो काल है जब अग्निगुण प्रधान होता है, सूर्य का बल पूर्ण होता है, चंद्रमा का बल क्षीण होता है और वायु अत्यंत रुक्ष होती है। तो इस वर्ष के विभाजन में आप देखेंगे कि 2 माह का एक ऋतु है। श्रावण मास और भाद्रपद मास का वर्षा ऋतु है। अश्विन और कार्तिक मास शरद ऋतु में है। मार्गशीर्ष और पौष मास हेमंत ऋतु में है। माघ और फाल्गुन मास शिशिर ऋतु में आता है। चैत्र और वैशाख मास वसंत ऋतु में, और ज्येष्ठ और आषाढ़ मास ग्रीष्म ऋतु। इसको जब मैं मानव तीर्थ गई थी तो साधन भैया ने संक्रांति के साथ में भी जोड़ दिया, ताकि ये तारीख के द्वारा भी हम कैलेंडर से भी देख पाए, क्योंकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से देखे कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से देखे। इसलिए साधन भैया के मार्गदर्शन में मैंने इसमें संक्रांति से संक्रांति की तारीख डाल दी है, ताकि वो और हमको स्पष्ट हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस तारीख से जिस तारीख को लिखा गया है वही समय उस ऋतु का है। वो ऋतु को हम उस ऋतु में जो परिवर्तन आता है हमारे शरीर में, वातावरण में, पेड़ पौधों में, है ना, हवा, ताप, ये सबको ध्यान में रखते हुए हमको पहचानना होता है कि अभी वो ऋतु का कितना प्रभाव है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन बीच बीच में आंधी तूफान बरसात होकर मतलब अभी ऋतु असंतुलित है हमारे, क्योंकि मानव का जीना हम सबको पता ही है कि कैसा रहा है। तो जितना हमने प्रकृति का शोषण किया है उस कारण से अभी जो ऋतु हमारे असंतुलित है। तो अभी हमारे लिए और कठिन समय है कि हम कैसे ऋतु को पहचाने और उस समय क्या करें क्या ना करें। तो मुझे थोड़ा सा हिंदी में फ्लुएंटली बोलने में दिक्कत जाती है, बीच बीच में कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स बोल दूंगी। और इन चार्ट्स में भी, अभी ये वाला चार्ट तो मैंने हिंदी में बनाया है, पर इसी का सेम मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, वो उसके बाद। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हर ऋतु में कुछ रस सेवनीय कहे गए हैं और कुछ रस निषेध कहे गए हैं, है ना। तो वर्षा ऋतु में अम्ल एवं लवण रस जो है उसको सेवन कर सकते हैं, उसके सेवन से हमको लाभ होगा। लेकिन अगर हमने कटु, तिक्त, कषाय एवं मधुर रस को अधिक लिया तो उससे हमको तकलीफ होगी। अब ये देखने की बात है कि हर ऋतु में किसी न किसी दोष का संचय होता है, किसी न किसी दोष का प्रकोप होता है और कोई ना कोई दोष शांत होता है, प्रशमन होता है। तो वर्षा ऋतु में पित्त जो है वो संचित होता है, ठीक है, और वात प्रकोपित होता है। इसलिए ये जो रस बताए गए कि अम्ल एवं लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, उसमें से ये रस निषेध अगर हम इसको अपने आहार में उपयोग में ना लाए तो हम ये पित्त के संचय को भी रोक पाएंगे और वात के प्रकोप को भी कम कर पाएंगे। और इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हमारा शरीर का जो बल है वो अल्प होता है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट कॉलम है उसमें आप देखेंगे वर्षा ऋतु में शरीर का बल अल्प है, शरद ऋतु में मध्यम बल है,
हेमंत और शिशिर ये दोनों ठंडी के समय में श्रेष्ठ बल है, वसंत ऋतु में मध्यम बल है और ग्रीष्म ऋतु में अल्प बल है। तो आदान काल जो उत्तरायण वाला समय है, उस समय जो वायु अत्यंत रुक्ष होती है, तो पूरा डिहाइड्रेशन वाला समय होता है। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी जितना मॉइस्चर है उसको भी वो पूरा ड्राई कर देता है। और ये जो ठंडी का ऋतु है विसर्ग काल वाला, वर्षा, शरद और हेमंत वाला, उस समय में हाइड्रेशन वाला पीरियड है। इसलिए उस समय में हम मतलब जैसे जैसे वो सन की पोजीशन चेंज होते जा रही है, वैसे वैसे हमारे शरीर के बल में भी उसका प्रभाव पड़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस कॉलम को देखने का वही विधि है कि शरद ऋतु में सेवनीय रस है मधुर, तिक्त एवं कषाय, निषेध रस है कटु, लवण एवं अम्ल। हेमंत में हम मधुर, अम्ल एवं लवण रस को ले सकते हैं, निषेध है कटु, तिक्त एवं कषाय। शिशिर ऋतु में हम मधुर, अम्ल एवं लवण रस को ले सकते हैं, निषेध रस है कटु, तिक्त एवं कषाय। वसंत ऋतु में कटु, तिक्त एवं कषाय सेवनीय है, लेकिन मधुर, अम्ल एवं लवण निषेध है। ग्रीष्म में मधुर रस सेवनीय है, बाकी सभी रसों का कम से कम प्रयोग करना है ना। तो आगे धीरे धीरे मैं आपको और चार्ट में बताते जाऊंगी कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, एक बार अपन इंग्लिश चार्ट भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ भाई बहनों को इन्हीं रसों का नाम हो सकता है कि इंग्लिश में ज्यादा आसानी से पता हो, है ना। तो जो अम्ल रस अपन ने कहा वो सार टेस्ट है ना, ये सॉल्टी नमकीन। ठीक है, स्वीट जो है वो मधुर है, बिटर कड़वा रस है, एस्ट्रिंजेंट कसैला रस है ना, और पंजेंट जो है वो तीखा रस है। तो ये 6 रस के आपको इंग्लिश में भी नाम पता चल गया। उसी तरह ये मध्यम बल जो आखिरी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला सेम कॉलम्स है, बस वो हमने हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जब हमको बच्चों को बताना रहता है कि वो पूरे वर्ष को किस तरीके से ध्यान में रखें, तो ये चार्ट उनके लिए उपयोगी रहता है। बच्चों को पढ़ाने के क्रम में ही ये इसको डेवलप किया था और इसको मानव तीर्थ में साधन भैया के मार्गदर्शन में हमने चरक संहिता में से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसमें डाला था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में आ जाइए भाई जी। ये जो 6 रस हमने देखे हमारे आहार में, हम जो भी मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कषाय और तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, उसमें से कौन से रस से शरीर का कौन सा दोष बढ़ता है और घटता है, उसको यदि हम देखेंगे तो मधुर रस से वात और पित्त दोष का नाश होता है लेकिन कफ बढ़ जाता है। अम्ल रस से वात का नाश होता है पर कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं। लवण रस से वात का नाश होता है पर कफ और पित्त रस बढ़ जाते हैं। कटु से कफ का नाश होता है लेकिन वात और पित्त बढ़ जाता है। कषाय से पित्त और कफ दोष का नाश होता है और वात दोष बढ़ जाता है। तिक्त से पित्त और कफ का नाश होता है और वात बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्यों उस ऋतु में उस रस को मना किया गया है, क्योंकि जिस ऋतु में जो दोष के संचय होने का समय है, किसी दोष का प्रकोपित होने का समय है, किसी दोष का प्रशमन होने का समय है, तो उस ऋतु में अगर हम उस रस को, जो सेवनीय रस है, उसको लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे द्रव्य है जो किसी दोष का नाश करते हैं और किसी दोष को बढ़ाते हैं, जिसमें से घी जो है, गाय का घी, देसी गाय का घी, वो वात और पित्त दोनों दोष का नाश करता है, लेकिन बहुत अधिक प्रयोग करने से कफ की वृद्धि करता है। मधु, शहद जो है, वो पित्त और कफ का नाश करता है, लेकिन उसका वात दोष वाले यदि उसका प्रयोग करेंगे तो वो उन दोष को बढ़ा देगा। तेल जो है वो वात और कफ दोनों को नाश करता है लेकिन पित्त को बढ़ा देता है। खास करके कच्चा तेल ज्यादा लाभकारी है ना। तो वात, पित्त, कफ को अगर हम अपने शरीर में पहचानना चाहें कि उसका क्या इफेक्ट है हमारे शरीर में,
जैसे बाबा जी ये कहते थे हमेशा कि बेटा आपका शरीर जो है वो आपको संकेत देता है, बस उसको हमें ध्यान से, मतलब यदि हम सजग है, ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। तो अगर हमारे खान पान में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमको हमारे शरीर के अंगों को हिलने डुलने में दिक्कत जा रही है, या हमें अधिक ठंडी लग रही है, उसका मतलब कि अभी हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो हम ऐसे रसों का सेवन नहीं करेंगे जिससे कफ बढ़े, है ना। और कफ का जो मेन स्थान है शरीर में वो है हमारा फेफड़ा या लंग्स, है ना। उसी तरह पित्त जो है उसके ये लक्षण है कि हमको अधिक गर्मी रहेगी, जलन होगी, एसिडिटी होगी, और उसका स्थान शरीर में हमारा आमाशय है। तो ये हम जब पहचानते हैं कि किस दोष में क्या तकलीफ होती है हमारे शरीर में, इससे हम ये निर्णय ले पाएंगे कि हमको उससे संबंधित आहार को नहीं लेना है। नीचे भाई जी वायु को बता दीजिए। वायु में हमको दर्द होता है शरीर में, वात, हाँ, वात में हमको शरीर में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, हमारे जो हड्डियां हैं उसमें कैविटीज बन जाती है, इस तरह की तकलीफें होती है। और कुछ लोगों को आप देखोगे कि उनके अंग भी जो है वो इस तरीके से हिलते हैं जैसे उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब शेक होगी या शिवरिंग होगी, इस तरह की तकलीफें होती हैं। और वात का जो मुख्य स्थान है वो पक्वाशय है। इसलिए ये जो कफ पित्त वात, इसको हमको पहचानना होगा कि कब, ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऋतु में ही हमारे शरीर में ये बढ़ेगा। उस ऋतु में तो उसके बढ़ने के चांसेस हैं ही, क्योंकि हमने देखा पहले वाले चार्ट में कि कब एक्यूमुलेशन हो रहा है, कब एलिवेशन हो रहा है, और कब वो उसका शमन हो रहा है। पर उसके अलावा भी कभी ऐसा हो ही जाता है कि हमारे आहार में असंतुलन के कारण बेमौसम भी हमको ऐसी कोई तकलीफ हो जाए। तो ये हमारे ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमारा आहार संतुलित है तो हमको कफ पित्त वात दोष भी संतुलित रहेंगे, और इसमें से कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे या कोई भी ऐसी बीमारी हमको नहीं होगी, है ना। तो बाबा जी ने मेनली आहार पे ही ध्यान देने, स्वस्थ रहने के ऊपर ध्यान देने की बात कही थी कि कैसे हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, कैसे हम ऋतुओं में भी सजग रूप से क्या खाना है, कैसा आहार रहे, कैसा विहार रहे, उस पर ध्यान दें, ताकि वो ऋतुओं में हम अपने शरीर के संतुलन को बना के रख पाए। तो उन्होंने कभी कोई चीज को निषेध नहीं बोला, केवल संतुलन में ध्यान देने की बात कही। जैसे कभी ऐसा हुआ था कि अमरकंटक में मेरा जाना हुआ, या मीना भाभी जी के घर में बाबा जी हैं और मैंने कुछ बनाया हो उनके लिए, तो वो ध्यान दिलाते थे कि इसमें क्या डालना क्या नहीं डालना। उस समय जैसे एक समय मैंने लौकी के थेपला बनाया उनके लिए, तो उसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन का प्रयोग किया था। तो बाबा जी ने ध्यान दिलाया कि बेटा जी इसमें आप काली मिर्च का प्रयोग करते तो और अच्छा रहता है इस ऋतु में। तो जैसे बाबा जी ने हम लोगों को, सभी बहनों को, समय समय पर आहार में किस चीज का प्रयोग करना, किस चीज का नहीं करना, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो मिर्च के बारे में उनका ये कहना था कि लाल मिर्च जो है वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है ना। और अगर कोई एकदम करता भी है प्रयोग तो उसके पूरे बीज निकाल कर, और जो तीखी नहीं है, जैसे कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि खाने में रंग दिखे, तो वो कश्मीरी लाल मिर्च या ऐसी कोई मिर्च जो तीखी नहीं है, और उसके पूरे बीज को निकाल कर फिर उसको जो छिलका है केवल उसका पाउडर प्रयोग में कर सकते हैं। वैसे उन्होंने उसको बिल्कुल ही मना किया था। हरी मिर्च का प्रयोग उन्होंने संतुलित मात्रा में करने के लिए कहा, और उसमें भी उन्होंने बोला कि इसके बीज जो है वो ही हमारी पित्त को बढ़ाते हैं, एसिडिटी करते हैं, तो उसको निकाल देना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और काली मिर्च के लिए उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं बताई, उसको उन्होंने भरपूर प्रयोग करने बोला। अमरकंटक में भी मुझे ध्यान है कि भाभी अपने महिमा भाभी जी ने सब्जी बनाई थी, तो उसमें भी बाबा जी ने बोला, आलू की थी, कि इसमें काली मिर्च डालो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो समय समय पर काली मिर्च के प्रयोग के लिए बहुत हमको ध्यान दिलाते थे। और तेल के लिए भी वो बोलते थे कि घर पे ले लो एक मशीन और उसमें 2 फल्ली डालो, थोड़ी सी 2 चम्मच तेल निकालो और उसमें बना लो सब्जी,
तिल्ली का तेल निकालो, बना लो सब्जी। रिफाइंड तेल बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए, ऐसा उनका कहना था। और ये अभी हम सभी भाई बहन जानते भी हैं इसके बारे में। तो मिर्च संबंधित कुछ वो बातें थी, तेल संबंधित वो बातें थी। उसके अलावा वो हर समय शरीर के ही संकेतों को ध्यान देने के लिए कहते रहते थे। और उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, हमने जब पूछा कि बाबा जी कैसे पता चलेगा कि मेरा शरीर स्वस्थ है, तो उन्होंने बोला कि बेटा जी, अगर नियमित समय पर आपको अच्छे से नींद आती है, अच्छे से भूख लगती है और पेट की सफाई होती है, 3 चीजें अगर आपकी नियमित रूप से अच्छे से हो रही है रेगुलरली, इसका मतलब है कि आपका शरीर स्वस्थ है। अगर नींद में कोई भी दिक्कत आ रही है तो गड़बड़ है, भूख लगने में दिक्कत है तो गड़बड़ है, पेट की सफाई नहीं हो रही है तो गड़बड़ है ना। तो भूख नहीं लगना सीधे सीधे लीवर के बारे में बताता है कि हमारा पाचन कमजोर है, मतलब हमारा लीवर कमजोर है ना। और पित्त बढ़ जाने से नींद में दिक्कतें आने लग जाती है ना। उसी तरह इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से पेट की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये सारे संकेतों को हमको ध्यान से समझना है। और ये सारे चार्ट्स अगर हम छोटे छोटे बनाकर अपने किचन में या अपने क्लासरूम में लगा देंगे, तो धीरे धीरे हमारे स्मरण में रहने लग जाएगा कि कब क्या चीज, मतलब किस ऋतु में हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और किस चीज से क्या बढ़ता है और क्या नहीं बढ़ता। अब अगले चार्ट में चलते हैं। हाँ, ये उसी का इंग्लिश में है 6 टेस्ट का, कि स्वीट टेस्ट जो है वो, जो डाउन एरो है वो वात को कम कर रहा है, पित्त को कम कर रहा है, कफ को बढ़ा रहा है। सार टेस्ट वात को कम कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कफ को भी बढ़ा रहा है। उसी तरह सॉल्टी टेस्ट जो है वो वात को कम कर रहा है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। पंजन टेस्ट, तीखा जो है वो वात और पित्त को बढ़ा रहा है, कफ को कम कर रहा है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो कि कसैला है, वो वात को बढ़ा रहा है, पित्त और कफ को कम कर रहा है। उसी तरह बिटर, कड़वा रस जो है वो वात को बढ़ा रहा है और पित्त और कफ को कम कर रहा है। बस वही बातें इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं। दूसरा चार्ट दिखाइए भाई जी। अब जब भी हम आहार, जब थाली सजाते हैं अपनी और उसमें 6 और रस की चीजें यदि होती है, तो कौन सा पहले खाए, कौन सा बीच में खाए, क्या आखिरी में खाए, ये हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है कि उन लोग खाने के आखिरी में डेजर्ट या मीठा खाते हैं। तो वहां पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, बर्फीला रहता है, तो ऐसा करना उनके लिए ठीक होगा। पर उनकी देखा देखी यदि वही चीज हम भारत में करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। तो आहार में हम सामान्यतः सर्वप्रथम मीठा व स्निग्ध, स्निग्ध मतलब जो चिकनी चीजें हैं जैसे तेल, घी, है ना। फिर मध्य में पहले खट्टा, फिर खारा, तथा बाद में तीखा व कड़वा, एवं अंत में कसेले व द्रव रूप पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसलिए भोजन के बाद छाछ पीने का विधान है। तो भोजन के पूर्व रिक्त जठर में वायु की बहुलता रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम खाली पेट रहते हैं या बहुत लंबे समय तक हमने खाना नहीं खाया रहता है, तो हमको मतलब वायु बन जाती है, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, गैस चढ़ गई है, इस तरह की बातें, है ना। तो भोजन में सर्वप्रथम मीठा खाने से और स्निग्ध पदार्थ का सेवन करने से उस वायु का शमन हो जाएगा। और ये जो मीठी चीजें हैं वो पाचन में थोड़ी भारी भी होती है, तो उसको पहले खा लेना अच्छी बात है। फिर इसके सेवन के बाद में हम खट्टे और खारे पदार्थ खाते हैं, तो वो भी जो बचा हुआ वात है उसको भी शमन कर देगा, और साथ में क्योंकि वो उष्ण है तो वो हमारी जठर अग्नि को बढ़ा देगा। इससे हमारी पाचन क्रिया और स्पीडली होने लगेगी, तीव्र हो जाएगी, और तीखे पदार्थ जो है वो पाचन में मदद करते हैं। ठीक है। कड़वे और कसेले पदार्थ आखिरी में लेने से ये होगा कि वो पदार्थ से हमारी जीभ और हमारे मुख और कंठ की शुद्धि हो जाती है, और भोजन के बाद जो कभी कभी कफ में वृद्धि होने से जो बहुत आलस आना, लथार्जिक फील करना, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं आएगी। तो ये शुद्धि के लिए हमारे लिए कड़वे और कसेले पदार्थ अच्छे रहते हैं। तो आपने हैवी से स्टार्ट किया और फिर आप
कड़वे और कसैले पे जाके आपने अंत किया। तो ये एक क्रम है जिस क्रम में हम अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट हर सीजन के छयो रस का हम प्रयोग करते हैं, पर किस सीजन में किसको अधिक कर सकते हैं और किसको कम करना है, अवॉइड करना है, वो हमको समझ के चलना है। और ये पूरे 6 रस जब आहार में होते हैं तो उसको हम संतुलित आहार भी कहते हैं, क्यों अगर एक भी रस की कमी है तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी दिखेगी, क्योंकि ये 6 रस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। बस सीजन के अनुरूप कभी किसी रस को अधिक लेना है और कभी किसी रस को कम लेना है। और आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक रस का अतिरेक कर देता है तो उसको उससे संबंधित रोगों दोष जो है वो बढ़ जाने से वो बीमारियां होने लगती है। जैसे अपन बच्चों को बोलते ही हैं कि बेटा बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ, है ना, वो बहुत ज्यादा मीठा खाने से उसका कफ बढ़ जाएगा, तो उसको ये सर्दी खांसी छींक आना, कफ बनना, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम बच्चों को अगर तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे बात कि बेटा मधुर रस अधिक लेने से कफ दोष में वृद्धि हो जाएगी, तो वो स्वीकार होगी बच्चे को, है ना। मतलब जब जैसे बाबा जी हमसे हमेशा प्रस्ताव पूर्वक ही बात करते थे, तो ये सारा जो लॉजिक है आहार के पीछे का, उसको यदि हम अभिभावक और अध्यापक समझकर इस प्रस्ताव के साथ, इस लॉजिक के साथ, इस तर्क के साथ प्रस्तुत होंगे, तो हमारे बच्चे उसको आसानी से स्वीकार भी कर पाएंगे, उनके स्मरण में भी रहेगा, और वो स्वयं तो उसको कर ही सकेंगे, दूसरा भी कहीं कोई अगर असंतुलित आहार ले रहा होगा तो उसका भी ध्यान आकर्षण करा सकेंगे, है ना। तो एक ये बात थी। और थोड़ा आगे बढ़िए भाई जी। अब पूरे दिन भर में कौन कौन सा समय किस दोष का प्रभाव हमारे शरीर पे अधिक रहता है, वो है 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक कफ का प्रभाव रहता है हमारे शरीर में अधिक, पित्त का रहता है 10 से 2 बजे तक, वात का 2 से 6 बजे तक, कफ का 6 से 10 बजे शाम को भी, फिर पित्त का 10 बजे से 2 बजे तक के, और मतलब रात्रि 2 बजे तक, और रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फिर से वात का। तो ये हम इसलिए ध्यान रखते हैं कि जब हम बच्चों को या किसी को भी ये कहते हैं कि सुबह प्रातःकाल उठना हमारे लिए अच्छा है, तो जो 6 बजे के पहले अगर हम उठ गए तो हम 6 से 10 के बीच में अगर नहीं सोते हैं तो वो समय में हमारे शरीर में चर्बी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो और वो एक अच्छा समय है कि हम सारे फिजिकल वर्क, जितने भी हमको एक्सरसाइज वगैरह करना है, व्यायाम करना है, योगासन करना है, वो सुबह सुबह हो जाने से बल्कि और हमारा शरीर संतुलित हो पाएगा। तो ये सारे लॉजिक्स ही हैं कि किस समय में शरीर के ऊपर क्या कौन सा दोष का प्रभाव पड़ता है, उस समय में हम क्या करें कि वो सारे दोष हमारे संतुलित हो, है ना। तो जो पित्त प्रकृति वाले लोग होंगे उनको लोग बोलेंगे कि आप अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप सुबह सुबह करिए, ठंडे समय में करिए, अगर आप बाद में करेंगे तो वो आपके पित्त को और बढ़ा देगा, है ना। तो जितनी भी बातें अभी तक के हमने सुनी है कि ऐसा करिए ऐसा ना करिए, वो सारी बातों को हम उपदेश के रूप में नहीं बल्कि तर्क के रूप में जान पाए, समझ पाए, है ना। तो संतुलित भोजन के लिए हम ऋतु के अनुसार वस्तुओं का चयन करते हैं, समय अनुसार दिन रात वस्तुओं का चयन करते हैं, पचने में सरल चीजों का उपयोग करते हैं, पकाने बनाने में न्यूनतम समय लगे ताकि हम अपनी दिनचर्या में जो उपयोगी कार्य है उसको कर पाए, है ना। और भोजन का स्वादिष्ट होना भी एक आवश्यक बात है। भोजन के स्वादिष्ट होने से लेकर मुझे एक बात याद आती है कि दर्श बेटा जी मात्र 2 वर्ष के थे, मेरे बेटा जी, और वो अभी 16 वर्ष के हैं, 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और NIOS से एग्जाम देने वाले। तो वो 2 वर्ष के थे, हम अमरकंटक में बाहर घूम रहे थे, पेरू लेकर आए, अमरूद लेकर आए, और बाबा जी के साथ में बेटा जी बैठकर खा रहे थे। तो मेरा ध्यान उस समय ऐसा रहता था कि मुझे बच्चे को फल अधिक खिलाना है, सलाद खिलाना है, जैसा अक्सर मायों को होता है कि ये खिलाऊं वो खिलाऊं, और तली हुई चीजें या ज्यादा मीठी चीजें ये सब अवॉइड करते थे। तो बाबा जी ने ये ध्यान दिलाया कि तली हुई चीज और मीठी चीज भी घर में बनी हुई अच्छी होगी, क्योंकि हम जो चीज प्रयोग करेंगे, हमारा घी अच्छा होगा, हमारा तेल अच्छा होगा, हम गुड़ से बनाएंगे, खांड से बनाएंगे ऐसा,
तो वो शरीर के लिए हमेशा उपयोगी ही रहेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इनकी रुचि के अनुसार इनको भोजन कराओ। तो वो मेरे लिए एक शिफ्टिंग का टाइम था। उसके पहले मैं थोड़ा मतलब बाहर की चीजें तो नहीं खिलाना, ठीक है कि बाहर का चिप्स, बाहर का कोई चीज है, लेकिन घर पर बना कर देने वाला जो भाग था वो उतना अधिक नहीं था पहले। पर उनके ध्यान दिलाने के बाद ये समझ में आया कि कभी उनको नमकीन खाना है तो हम घर में ही अपने ही घर के आलू के बने हुए चिप्स, अपने ही घर के बने हुए पापड़, अपने ही घर के बने हुए नमकीन बना के आराम से खिला सकते हैं, और घर के बने हुए लड्डू, बर्फी, ये सब आराम से खिला सकते हैं। तो ये हम सबको ध्यान देने वाली बात है कि भोजन स्वादिष्ट हो, रुचिकर हो, लेकिन तो अब बच्चे हैं तो बच्चों को हम बच्चों की तरह देंगे, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको हम उनके अनुरूप देंगे। तो उसी तरह संतुलित भोजन में हम आयु अवस्था को देखते हुए भी चीजों को बनाकर खिलाते हैं। फिर चरक संहिता में 9 चीजों का लिखा गया है जिसको हम रोज सेवन कर सकते हैं। उसमें से एक है दूध, दूसरा है मूंग की दाल, वर्षा का जल, घी, साठी चावल। साठी चावल को वो चावल लिखा गया है चरक में जो 60 दिन में तैयार हो जाता हो, ऐसी प्रजाति, ठीक है, और वो मोटे होते हैं थोड़े। फिर सेंधा नमक, नीचे कर दीजिए भाई जी। शहद, जौ और आंवला। तो दूध, मूंग दाल, वर्षा जल, घी, साठी चावल, सेंधा नमक, शहद, जौ और आंवला, ये 9 चीजों के बारे में ऐसा कहा कि इसको प्रतिदिन सेवन किया जा सकता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीजों का प्रतिदिन सेवन नहीं कर सकते। जैसे कि राहर दाल आज के समय में हमारे किचन में लगभग रोज बनती है सभी के घरों में, तो वो रोज खाने योग्य नहीं है। उड़द दाल के बारे में तो बताया जाता है कि उसको पचने में 7 दिन लगते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग डिटेल्स लिखे हुए हैं चरक में कि कौन सी चीज को पचने में कितना समय लगता है। उस आधार पर ही उन्होंने ये कुछ चीजों को कहा कि हम रोज खा सकते हैं, ठीक है। दूसरे चार्ट में चलते हैं भाई जी। हाँ हाँ चानी दीदी जी। जी हाँ मुझे लग रहा कट गया क्या। हाँ चलो। हाँ, तो ये षड रस के बारे में कुछ एग्जाम्पल है कि मधुर रस युक्त जो पदार्थ है उसमें दूध है, घी है, शहद है, किशमिश है, मिश्री है और सारे मीठे फल, मधुर फल, ठीक है। अम्ल रस युक्त कुछ पदार्थ है, फालसा, आंवला, अनार, करौंदा। सामान्यतः अम्ल रस पित्तवर्धक है, परंतु आंवला अम्लीय होते हुए भी पित्त शामक है। तो आप देखेंगे कि आंवला को रोज खाने योग्य चीजों में भी बताया गया, और वो अम्ल होते हुए भी उसका जो दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ता है शरीर पे, वो पित्त शामक है उसके बावजूद भी, जबकि अम्ल रस पित्त को बढ़ा देता है। फिर लवण रस युक्त पदार्थ है, सेंधा नमक और समुद्र आदि वाले क्षार। सामान्यतः लवण रस युक्त पदार्थ पित्त प्रकोपक होते हैं, परंतु सेंधा नमक इसका अपवाद है। तो आपने देखा कि अम्ल रस में आंवला अपवाद है, लवण रस में सेंधा नमक अपवाद है, इसीलिए सेंधा नमक को हम रोज खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे नमक को खाते हैं तो वो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाता है। फिर तीखे रस वाले पदार्थ है, मिर्च, काली मिर्च, हिंग, पीपर, सौंठ, अदरक, लहसुन, ठीक है। और ये सारे जो तीखे पदार्थ है वो वात को बढ़ाते हैं, शुक्रनाशक होते हैं, परंतु सौंठ, पीपर व लहसुन ऐसे तीखे पदार्थ है जो वात शामक है और शुक्रवर्धक है, तो ये इसमें अपवाद है। कड़वे रस युक्त पदार्थ में है मेथी, नीम, चिरायता, गिलोय, हल्दी, करेला आदि। और कड़वे पदार्थ जो है वो वातवर्धक भी होते हैं और शुक्रनाशक होते हैं, लेकिन इसमें गिलोय को अपवाद कहा गया है। वो कड़वी होने के बावजूद वात शामक भी है और बलवर्धक भी है। कसेले रस युक्त पदार्थ में हरड़, कच्चा, बेलफल, कड़वे परवल, कमल आदि हैं, और हरड़ कसेली होने के बाद भी उष्ण व मल निसारक होने के कारण उपरोक्त व्याधिजन्य लक्षण उत्पन्न नहीं करती। तो आप देख रहे हैं कि हर एक में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो उस टेस्ट को दे भी रही है आपको, लेकिन उसका उसमें दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे षड्रस के हिंदी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब हम पहचान लें कि कुछ विरुद्ध आहार होते हैं, वो हमसे गलती से हो जाता है ना। तो जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संयोग विरुद्ध हो, कुछ मात्रा विरुद्ध है, कुछ वीर्य विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध है, काल विरुद्ध है। उसके अपन एग्जाम्पल देते हैं। दूध के साथ मूंग, उड़द, चना आदि दालें ये नहीं प्रयोग कर सकते हम, पर दूध के साथ हम अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध में अपन चावल डाल के खीर बना सकते हैं, है ना। जितने भी मतलब ये दलहन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप मिलेट्स वगैरह और वो सब डाल के आप खीर बना सकते हैं। फिर दूध में आप कोई भी खट्टे फल या कोई भी और चीज नहीं डालना है, गाजर, शकरकंद, आलू, मूली, कंदमूल, है ना, ये सब दूध में डालना ठीक नहीं है, या दूध के आजू बाजू भी खाना पीना उसको ठीक नहीं है। फिर तेल और दही, लहसुन, सभी नमक युक्त व अम्लीय पदार्थ जो है वो संयोग विरुद्ध है। शहद एवं घी का समभाग मिश्रण मात्रा विरुद्ध है। तो कुछ चीजों को किस मात्रा के साथ किसी में मिलाने से वो विष बन जाता है। तो शहद और घी को समान मात्रा में लेना मात्रा विरुद्ध चीज है। उसी तरह गर्म एवं ठंडे पदार्थ का एक साथ सेवन वीर्य विरुद्ध होता है। मतलब कोई गर्म तासीर वाली चीज भी आप खा रहे हैं, उसी के साथ में आप ठंडी तासीर वाली भी चीज खा रहे हैं, तो शरीर में शरद गर्म हो जाता है, फिर उससे हमारे को कोई ना कोई बीमारी होती है। दही व शहद को गर्म करना संस्कार विरुद्ध है। तो ये कढ़ी बनाना एक अलग बात है कि आपने दही को मथ के उसको छाछ बनाया, फिर उसमें बेसन डाला, फिर उसको आप छौंक कर कढ़ी बना रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे दही को गर्म करना या शहद को गर्म करना उसके संस्कार के विरुद्ध है। फिर कोई हेमंत और शिशिर ऋतुओं में शीत, लघु, रुक्ष, वातवर्धक पदार्थों का सेवन तथा वसंत और ग्रीष्म ऋतु में, उष्ण ऋतुओं में दही का सेवन काल विरुद्ध है। तो किस काल में कैसा भोजन ठीक है नहीं है उसको भी हमको ध्यान में देना है। इसका मैंने एक डिटेल वाला चार्ट आखिरी में बनाया है कि किस किस ऋतु में कौन सी क्वालिटीज के, जैसे ये जो लघु, रुक्ष, ये जो आपको दिख रहा है वो डिटेल में है कि किस ऋतु में कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वो हम वहां पर डिटेल में देखेंगे। फिर अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए अल्प, रुक्ष और वातवर्धक पदार्थों का सेवन, और बैठे बैठे काम करने वाले व्यक्तियों के लिए स्निग्ध, मधुर और कफवर्धक पदार्थों का सेवन अवस्था विरुद्ध है ना। तो जो ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं वो स्निग्ध चीजों को पचा सकते हैं, पर जो नहीं करते हैं वो उन चीजों को नहीं पचा पाएंगे। फिर जो चीज है भोजन, यदि जैसे चावल आपके ठीक से नहीं पके हैं, कच्चे चावल है, तो पेट में दर्द होता है। तो उसी तरह कोई भी चीज कच्चा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अधिक पका हुआ, जैसे अभी आम का सीजन है, कोई आम बहुत अधिक पक गया है, उसमें से हमको सड़न की वो आ रही है, तो वो एकदम अधिक पका हुआ कोई फल है या एकदम अधिक पकी हुई कोई सब्जी है, तो उसका भी मतलब ये पेड़ में पके हुए अधिक पका हुआ की बात हो रही है, और ये अध कच्चा जो है वो हम जो खाना पकाते हैं उसमें अध कच्चा पका हुआ होने की बात हो रही है, उसमें हमको ध्यान देना है। जला हुआ चीज या बार बार गर्म किया गया चीज या उच्च तापमान पर पकाया गया, जैसे फास्ट फूड, जैसे हम माइक्रोवेव यूज करते हैं तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, कुछ ही सेकेंड्स में उच्च तापमान में चीजें बन जाती है, और अति शीत तापमान में रखा गया, फ्रिज में रखा गया पदार्थ, ये सब भी विरुद्ध आहार है ना। उसी तरह मल मूत्र का त्याग किए बिना, भूख के बिना अथवा अधिक भूख लगने पर भोजन करना क्रम विरुद्ध है। भूख नहीं लगी है और भोजन कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, भूख लगी है और नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो ये कुछ बातें थी विरुद्ध आहार को लेकर। भाई जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो आपने देखा था एग्जाम्पल्स हिंदी में मधुर रस के, इस चार्ट में हमने इंग्लिश में सारे लिख दिए हैं कैटेगरी बना के कि मधुर रस में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन से ग्रेन्स एंड मिलेट्स हैं, कौन से लेग्यूम्स हैं, कौन से नट्स एंड सीड्स हैं। डेयरी में घी, मिल्क मतलब दुग्ध पदार्थ कौन से हैं, स्वीटनर्स मीठी चीजें कौन सी है, स्पाइस मतलब मसाले और फ्लेवर्स वाली चीजें कौन सी है। तो इसको आप आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं और उसको हम चिपका के भी रख सकते हैं, क्योंकि कई चीजें हमारे ख्याल में नहीं आती कि जैसे अम्ल रस है तो ये तो इसमें लिखा ही है जितनी चीजें, उसके अलावा हम छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान देंगे तो जो खमीर वाली चीजें हैं वो भी खट्टी कहलाती है।
तो अगर हम सोचेंगे अरे भाई हमने इसमें से तो कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर क्यों एसिडिटी हो गई, तो वो भी ध्यान देने वाली बात है कि जो खाना पकाने का तरीका है उससे भी कोई चीज में खट्टापन आता है ना, तो खमीर वाली चीजों में खट्टापन आ जाता है, उसको भी हम अम्ल रस में गिनेंगे। तो ये सब चीजों पे हम बारीकी से ध्यान देते रहेंगे तो हमको रोज खाना पकाते समय ये समझ में आएगा कि क्या चीज का प्रयोग करना है, क्या चीज का नहीं करना है। नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं भाई जी। ये है वो डिटेल में कि कोई भी एक सीजन है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज रिकमेंडेड है, कौन लाइफस्टाइल में क्या रिकमेंडेशन है, और ये टेस्ट वाला जो अपन ने पहले ही बताया था, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि उष्ण वीर्य वाली चीजें, मतलब गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं वो वर्षा ऋतु में रिकमेंडेड है, मतलब सेवनीय है ना। और स्निग्ध पदार्थ जो है वो भी वर्षा ऋतु में सेवनीय है। लघु मतलब लाइट, है ना। तो उष्ण वीर्य से हम समझ जाए कि ये गर्म तासीर वाली चीजें हैं। जो शीत वीर्य लिखा है वो मतलब शीतल तासीर वाली है, ठंडी तासीर वाली चीजें। स्निग्ध मतलब जिसमें ग्रीसीनेस है, ऑयल है, घी है, मतलब चिकनी चीजें। रुक्ष मतलब कि जो ड्राई चीजें हैं, है ना। लघु मतलब जो लाइट चीजें हैं, और गुरु मतलब जो हैवी फूड है, ठीक है। तो वर्षा में उष्ण, स्निग्ध और लघु ये तीनों को सेवनीय बोला। शरद में शीत, रुक्ष और लघु को सेवनीय बोला। हेमंत में उष्ण, स्निग्ध और गुरु इसको सेवनीय बोला। शिशिर में उष्ण, स्निग्ध और गुरु को सेवनीय बोला। वसंत में उष्ण, रुक्ष और लघु को सेवनीय बोला, है ना। इसी तरह ये हुई आहार की बात। आहार के साथ साथ विहार भी जुड़ा हुआ है हर ऋतु में। तो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन जैसे अपन ने पढ़ा था सबसे पहले वाले चार्ट में कि शरीर का बल कब मध्यम होता है, कब अल्प होता है, कब श्रेष्ठ होता है, उसको ध्यान में रख के जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, ऊर्जा ही नहीं है शरीर में, उस समय में यदि आप फिजिकल वर्क करोगे तो दिक्कत जाएगी। तो वर्षा में बोला लो लेवल ऑफ एक्सरसाइज में बी डन। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज एट इट्स लोएस्ट इन द फर्स्ट सीजन, द विसर्ग काल। एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्रीजेस वात दोष, ठीक है। तो वर्षा में बहुत कम एक्सरसाइज बोला है क्योंकि एकदम अल्प बल है ना। फिर डे स्लीप शुड बी अवॉइडेड, दिन में सोना उस समय निषेध है। स्लीपिंग इन द डे वीकन्स द डाइजेस्टिव फायर, causes stickiness in the body and increases pitta dosh. On all three counts, day sleep would be highly unsuitable for the rainy season. When the sun shines during the rains, it tends to be very sharp and should be avoided, ठीक है। फिर शरद में बोला मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज शुड बी डन, क्योंकि इस समय आपके शरीर का बल मध्यम है। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज मॉडरेट इन द सेकेंड सीजन ऑफ आदान काल। एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस पित्तम एंड thus should not be indulged in, ठीक है। तो एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी से पित्त बढ़ जाएगा। तो रिगरस काइंड ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, रिगरस काइंड ऑफ हैवी फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, पर मॉडरेट कर सकते हैं। डे स्लीप इंक्रीजेस पित्ता एंड शुड बी स्किप्ड। The sun's heat is very sharp and penetrating in the Shed Ritu and is to be avoided. फिर हेमंत में strong exercises should be undertaken. अब ये हेमंत और शिशिर ये दोनों में हमारे शरीर का बल एकदम श्रेष्ठ है, मैक्सिमम बल है हमारे बॉडी में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इस समय हम स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैवी फिजिकल वर्क कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो कोल्ड वेदर है वो मतलब हम जो करेंगे इट विल जनरेट वार्मथ। Strong exercises should be undertaken because the physical strength of the body is at its peak during the cold weather and to generate warmth. Day sleep is not recommended during winters. The day are already very short and the nights are long. एक तो दिन पहले से ही छोटा है ना, तो उसमें डे स्लीपिंग करेंगे तो हमारे पास कोई समय ही नहीं बचेगा कुछ करने का। Basking in the warm sun is recommended in winters. तो धूप तापना, धूप सेकना ये ठंडी में रिकमेंडेड है, मतलब करने योग्य है। और शिशिर का भी सेम वैसा ही है हेमंत की तरह। और वसंत ऋतु में जो है मॉडरेट लेवल है, मध्यम बल है शरीर का, उस समय फिजिकल एक्टिविटीज को हम मीडियम रख सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज कफ को भी रिड्यूस करेगी। और डे स्लीप इस समय भी मना है क्योंकि उससे हमारा कफ दोष बढ़ सकता है। और exposure to the sun should be avoided because the heat of the sun would further
एसेंचुएट द मेल्टिंग ऑफ कफ। ठीक है, तो एक तो ऐसे ही आपका कफ पिघल रहा है, और अगर आप कफ वाली बीमारियां अधिक होती है वसंत ऋतु में, आप देखेंगे तो उसमें हम और अगर धूप ज्यादा तेज धूप में रहेंगे तो उसको और फास्ट करके मतलब एक असुविधा से होगी, मतलब वो धीरे 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 करके पिघले, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फिर ग्रीष्म ऋतु ही एक ऐसा ऋतु है जिसमें डे स्लीपिंग अलाउड है हॉट आफ्टरनून्स में, बाकी सभी ऋतु में वो अलाउड नहीं है। तो लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी डन। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज एट द लोएस्ट लेवल in the third season of Adanakal. Exercise also increases Vata dosha. Day sleep may be enjoyed during the hot afternoons as it helps to counter the drying effect of the season and also helps overcoming the exhaustion brought on by the Adanakal. Exposure to the strong sun should surely be avoided. तो और बाकी ये जो रस वाला पार्ट है लास्ट कॉलम में, वो हमने पहले वाले कॉलम में ही समझ लिया था। तो ठीक है, इस तरीके से हम ये पहले वाले चार्ट में आपने ये देख लिया था वर्ष के विभाजन वाले में कि किस ऋतु में कौन सा सेवनीय रस है, कौन सा को हमको अवॉइड करना है ना, कौन सा निषेध है। फिर बीच वाले कॉलम में आपने देखा कि लाइफस्टाइल विहार में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और सबसे पहले वाले कॉलम में हमने जो 3 बातें हैं कि कौन सी तासीर की चीजें खाना, कौन सी तासीर की नहीं खाना, कब हैवी फूड ले सकते हैं, कब लाइट फूड ले सकते हैं, ऐसा। तो ये सारे चार्ट्स का जो लिंक है वो जो भाई जी अभी हमको दिखा रहे हैं उनको सेंड कर दिया है, वो आपको सेंड कर सकते हैं। इसको आप आराम से देखकर समझ सकते हैं। इसके चार्ट्स हम अगर बच्चों को कलरफुल बना के दे दें और हमारे किचन में लगा दें तो हमारे लिए आसानी होगी चीजों को चुनने में, है ना। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि समय हो गया है, आई थिंक, है ना गौरी बहन जी? हाँ, और 5 मिनट ले सकते हैं आप चाहो तो, कैसे तो हो? हाँ, नहीं, क्योंकि आपने वो एक वो कहा था कि एक कविता भी, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर ये मेरे ख्याल से यहीं पर वाइंड अप करना हाँ, चाहिए इसको यहीं रोक के कविता सुना दीजिए जी, क्योंकि आप ओके। तो ये जो कविता सुनाने वाली हूँ वो हमारे क्लास 7th के लिए हमारे इंग्लिश में एक यूनिट है सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेटनेस, उसके ऊपर लिखा है ब्यूटी इज इन कंटिन्यूटी। मतलब दिनचर्या की निश्चितता को लेके बात है। दिनचर्या की निश्चितता को कैसे बच्चे समझ पाए, उसको वैल्यू कर पाए और उसकी निरंतरता बन जाए उनके जीने में, कि प्रतिदिन हमको जो करना है उस पे ध्यान बने रहना, उसके ऊपर एक कविता है। To realize coexistential harmony is the need of every human being. To realize coexistential harmony is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill all our goals. So we study every day and practice it in life to fulfill all our goals. Definiteness and conduct, orderliness and self. Definiteness and conduct, orderliness and self. Participation in larger order, this is the state to achieve in life. Participation in larger order, this is the state to achieve in life. We see that beauty is in continuity. We see that beauty is in continuity. To recognize all relations and values is the need of every human being. To recognize all relations and values is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill all our relations. So we study every day and practice it in life to fulfill all our relations. Care, guidance, respect, gratitude, pride and reverence. Care, guidance, respect, gratitude, pride and reverence. Affection, trust and love for all
9 values to be realized: affection, trust, and love for all. 9 values to be realized. We see that beauty is in continuity. We see that beauty is in continuity. To fulfill all the household chores is the need of every human being. To fulfill all the household chores is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill all our duties. So we study every day and practice it in life to fulfill all our duties. Dusting, brooming, mopping, washing, drying, and folding. Dusting, brooming, mopping, washing, drying, and folding. Cooking, serving food to all. This is required in every home. Cooking, serving food to all. This is required in every home. We see that beauty is in continuity. To retain good health and hygiene is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill all expectations. So we study every day and practice it in life to fulfill all expectations. Running, playing, exercising, brushing, bathing, and applying oil. Running, playing, exercising, brushing, bathing, and applying oil. Learning various working skills. These are efforts we need to put. Learning various working skills. These are efforts we need to put. We see that beauty is in continuity. We see that beauty is in continuity. To be complementary in society is the need of every human being. To be complementary in society is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill our obligations. So we study every day and practice it in life to fulfill our obligations. Humbleness, courteousness, oneness, cordiality, simplicity, spontaneity, dedication, devoutness, generosity. 9 values to be cultivated: dedication, devoutness, generosity. 9 values to be cultivated. We see that beauty is in continuity. We see that beauty is in continuity. To be proficient in all we do is the need of every human being. To be proficient in all we do is the need of every human being. So we study every day and practice it in life to fulfill our usefulness. So we study every day and practice it in life to fulfill our usefulness. Right deeds have to be practiced. Behavior has to be practiced. Right deeds have to be practiced. Behavior has to be practiced. Contemplation also needs practice. These are measures to undertake. Contemplation also needs practice. These are measures to undertake. We see that beauty is in continuity. We see that beauty is in continuity. तो खूबसूरती जो है वो निरंतरता में ही है और हमको हर दिन निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करना है, जिसमें दिनचर्या का, ऋतुचर्या का और मानवीयतापूर्ण आचरण का ध्यान रखना है। यही सार है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जो कुछ भी अभी मैंने आपके सामने रखा वो बाबा जी से जितना भी समझा, साधन भैया, अम्बा बुआ जी से जितना भी आहार और ऋतुओं के बारे में समझा, उसके अलावा हमारी एक बहुत अच्छी प्यारी सी दीदी है, देहरादून में रखती है, डॉक्टर वाणी, आयुर्वेद की अच्छी पकड़ है उनको और उन्होंने भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिया बच्चों के लिए सभी ऋतुओं को समझने का। वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे लिंक, जिनको इंग्लिश में भाषा में पकड़ है वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं। चारू दीदी जी ने बाबा जी के मार्गदर्शन में एक पुस्तक बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो
वो सब बातों को निचोड़ के रूप में टेबल के फॉर्म में कंपाइल करने का बस एक छोटा सा सौभाग्य था, क्योंकि बच्चों के साथ शेयर करने के लिए ये सब चीजें बनानी पड़ती है। तो आज सब आप सबके सामने साझा करके बहुत बहुत तृप्ति हुई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद चानी दीदी जी, आपने इतनी सार्थक जानकारी दी मौसम को लेके, क्या हमको खाना है, कैसे रहना है, क्या दिनचर्या हो, बहुत सहजता से बहुत अच्छे से आपने रखी बात। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको हिंदी में भी कविता सुनने का अवसर मिला, इंग्लिश में भी, और अपने आहार को भी जांचने का, क्या खाना है, कैसे करना है, किस टाइम क्या करना है, किस ऋतु में। तो आई को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं फीडबैक की ओर। तो सभी भाई जी और बहनों से मेरा अनुरोध है कि स्वयं स्फूर्त आई की बातें जो आपको छुई और दीदी के से जहां भी आपका ध्यान गया, तो अपन प्रस्तुति करेंगे, मतलब फीडबैक देंगे। हेलो। हाँ दीदी, आई को बहुत बहुत प्रणाम। उनकी जो जीवनी के बारे में सुना, बहुत प्रेरणादायी है। वो इतने 72-73 वर्ष में इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, हम अपनी तुलना करते हैं तो कम ही लगता है। और मैं आई के लिए दो चार पंक्ति लिखी हूँ। सुन रहे ना आई? हाँ सुन रहे। हाँ। आई? हाँ आई, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तृप्त हुआ हृदय अपना, मान सरोवर सा भाव लिए, ममता मय सागर में नहलाकर तन मन निर्मल स्वच्छ किए, स्नेहमयी आलिंगन में भर जीवन में रस घोल दिए, शब्दों को क्रम में संजोकर निश्चल भाषा बोल दिए, जैसे सहलाते स्पर्श शब्दों से हृदय अपना खोल दिए, नमन करते हैं चरण आपके, हम कृतज्ञता के भाव लिए, हम कृतज्ञता के भाव लिए। बहुत बहुत नमन आई को। और चानी दीदी के लिए तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है भाई, इतनी संपूर्णता के साथ स्वास्थ्य के ऊपर ये जानकारी कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मैं इतना ही बोल पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। और जो भी भाई जी बहन जी बोलेंगे, थोड़ा सा कहाँ से बोल रहे हैं, अपने नाम के साथ स्थान को जरूर बताएंगे। हेलो। नेक्स्ट हेलो दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते, मैं हरीश रायपुर से। दूध को बार बार गर्म करके लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और दूसरा अनाज में गेहूं का रोटी जो उपयोग करते हैं वो करना चाहिए या नहीं? जी भाई जी, अनाज में गेहूं का रोटी को हम उपयोग कर सकते हैं, पर केवल गेहूं ही करते रहें वर्ष भर, ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। तो आपने जो लास्ट वाला चार्ट देखा ना कि किस किस में कौन सा रस है, कौन से ग्रेन्स किस रस की कैटेगरी में आ रहे हैं, उस चार्ट को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये जो अभी गर्मी का ऋतु है उसमें ज्वार जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती है उसकी रोटी को हम बना सकते हैं। और जो ठंडी के समय में हमारे लिए बाजरा है वो उपयोगी है, और थोड़ा बहुत मक्का को बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते क्योंकि वो हैवी कहा गया है ना। और उसी तरीके से जौ जो है वो वर्ष भर हर दिन लिया जा सकता है ना। तो गेहूं की रोटी बिल्कुल सेवनीय है, पर हर ऋतु में हम वही लेते रहे ऐसा ठीक नहीं है। और अगर ले भी रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा जौ का आटा मिला के लोगे तो ज्यादा अच्छा है। गर्मी में ज्वार को मिला के ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और जैसे आपको बताया कि फ्रिज में रखी हुई चीजें जो है वो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो वैसे ही ठंडी चीजों से कफ होता है, और दूध जो है वो मधुर है, मधुर से भी कफ बढ़ता है। तो उसको हम बार बार फ्रिज में ठंडा करेंगे फिर बाहर निकाल के गर्म करेंगे तो वो ठीक नहीं है। पर अभी हमको दूध को संभालने नहीं आता, हम तो अभी काली मिट्टी के घड़े में या कोई उसमें तो रखते नहीं है। तो ये कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रिज में से दूध को निकाला है तो उसको तुरंत गर्म ना करें, 2-3 घंटा उसको रूम टेम्परेचर में रहने दें, और फिर वो जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फिर आप उसको हल्का गर्म करके ले सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी जी। अगला फीडबैक। हाँ, मैं शालिनी नागपुर से। हेलो चानी, कैसे हैं आप? नमस्ते दीदी, so good to see you. Yes, and I am also very happy to join this group. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and I am learning a lot. और आज चैतन्य ने भी ज्वाइन किया and I am so happy for that. तो
बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं पहले शुरू की वो आई की पोएम्स नहीं सुन पाई, पर मैं बाद में आराम से सुनूंगी। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। और अभी कोशिश कर रहे हैं रवि महाजन भी आए यहाँ पे और कुछ रखें, तो मुझे आपके प्रेजेंटेशन से उनकी बहुत याद आई। बहुत सुंदर आपका प्रेजेंटेशन था। वेरी नाइस। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद शालिनी दीदी जी। बिल्कुल स्वागत है सारे महाराष्ट्र के भाइयों का। मंच आपका है ही, आप बिल्कुल सबको लाइए, है ना। और सबके अनुभव का लाभ अपने को मिलेगा, जिनके पास जो भी चीजें हैं, तो हम सब ऐसे ही परस्पर पूरक हो पाएंगे। तो सभी का स्वागत है। दूसरी चीज मुझे ये बोलना था कि बार बार जौ की हम बात करते हैं पर हम उगाते नहीं है। हमने बहुत मेहनत करनी है उसको उगाने, उसको ज्यादा पानी भी नहीं लगता जौ को, और देखना है कि कैसे हर इलाके में वो हो सकता है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, साधन भैया ने बहुत भरपूर लगाया है वहाँ मानव तीर्थ में। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए और बाकी बंधु भगिनी हमारे स्वयं स्फूर्त। दीदी, मैं अंगद प्रसाद कैवत मरवाई से आप सभी प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्ते भैया जी। चानी दीदी का जितना भी प्रस्तुति है वो सभी ज्ञानवर्धक है, हम सभी के स्वास्थ्य संयम के लिए बहुत उपयोगी है। मैं अब यहाँ गौरी साहू भाभी से और भैया से, के भैया से निवेदन करता हूँ कि अगर वो लिंक, पोषण आहार का अगर लिंक आपको उपलब्ध हो तो उसको शेयर करने की दया करें, ताकि हम जरूर भाई जी, बिल्कुल 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 जी भाई जी, जरूर भैया। आपका बहुत बहुत उपलब्ध करा देंगे। अर्पित करता हूँ, आपने हमको जोड़ा इसके लिए। और जी भाई जी, अगले बात सुन ही रहे हैं भैया, और यहीं से मैं आपको अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप अपन सब साथ साथ है भाई जी, ऐसे ही पूरकता निभा के आगे चलना जी। धन्यवाद भाई जी। अगले फीडबैक के लिए। हेलो सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से। बड़ी मम्मी जी प्रणाम, नानी जी को सादर प्रणाम करती हूँ मैं, श्यामा जी को, और जो मौसी या बड़ी मम्मी के रूप में जो स्वास्थ्य के लिए बताए उनको प्रणाम है। जो नानी जी का उनका ज्ञान देख के ऐसे लग रहा है कि हम बहुत जी रहे हैं बड़ी मम्मी जी। इस मामले में हम तो मरे हुए इंसान के जैसे जी रहे थे। बहुत सारा ज्ञान और ममता प्यार मिले, बहुत अच्छा लगा। और जो स्वास्थ्य के लिए जो बताई उसका चार्ट इसमें लिंक में डालना बड़ी मम्मी जी। समय के अनुसार, ऋतु अनुसार क्या क्या वस्तु का चयन करना चाहिए खाने पीने में, समय अनुसार दिन रात में कौन से वस्तु को खाना पीना चाहिए, जो पचने में सरल हो उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। ये सब बातें समझ में आई। जैसे खाने के समय में सर्वप्रथम मीठा चिकनी चीज, उसके बाद खट्टी, फिर तीखा, फिर खाने के बाद छाछ ले सकते हैं। ये सारी बातें बहुत स्वास्थ्यवर्धक है बड़ी मम्मी जी। उसको चार्ट को भेजना बड़ी मम्मी जी, बस इतना कहना जी है। जी बेटा जी, जरूर 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 भेजेंगे आपको। अगला फीडबैक। हेलो, मैं हूँ भोपाल से। जानी दीदी जी से एक प्रश्न क्या कि स्पष्टीकरण है। जी भाई। स्पष्टीकरण ये कि उन्होंने खाने के बाद में छाछ पीने के लिए बोला है। ये छाछ क्या 12 महीने पी सकते हैं कि दोनों टाइम? नहीं भाई जी, 12 महीने तो नहीं पी सकोगे। जिस सीजन में आपको कफ की वृद्धि हो सकती है उस समय में बहुत पतली और जीरा डाल के ले सकते हैं। जब ये जो ठंडी का, हाँ, बहुत पतली और जीरा डाल के हर समय में ले सकते हैं। हमने बाबा जी से पूछा था एक बार कि जैसे दही को भी मना करते हैं ना कई बार, और छाछ को भी कई बार मना करते हैं, तो बाबा जी ने दोनों के लिए ये बोला था कि अगर आपके शरीर को सूट कर रही है तो आप जीरा डाल के ले सकते हैं। और बाकी हमने लिखा हुआ है कि किस सीजन में लेना है, किस सीजन में नहीं लेना है। नहीं, पर ये गुजराती लोग तो 12 महीने पीते हैं भोजन। भाई जी, वो गुजराती लोगों को बिल्कुल सूट करेगा, बचपन से उनका शरीर उसका आदी हो चुका है। मैं भी गुजराती हूँ। मैं भी गुजराती हूँ, मुझे भी सूट करेगा, है ना। और आप ये देखते हैं कि जो साउथ के लोग होते हैं उनको इमली सूट कर जाती है ना। तो ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस का भी मेजर रोल होता है सब चीजों में। तो ऐसा भी है, और हमारा शरीर भी उस तरीके से जिस चीज का आदी हो जाता है वो चीजों से हमको नहीं होता। बस छाछ में ये ध्यान रखना है भाई कि जो एक मक्खन निकल जाना चाहिए उसमें से, फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आजकल क्या करते हैं ना
सीधे खाली दही को झेर देते हैं और सोचते हैं कि छाछ बन गया। तो उसको तब तक मथना है जब तक उससे मक्खन अलग नहीं हो जाता, उसके बाद वो सुपाच्य है हर एक व्यक्ति के लिए। तो वो अगर आपने कर लिया तब तो फिर आप उसको आराम से ले सकते हैं। आप देखना कि छाछ के नाम पे एक्चुअली लोग लस्सी पीते हैं, नमकीन लस्सी। सही है, बढ़िया। मेरे ख्याल से अनूपपुर से ज्योति दीदी जी कुछ बोलना चाह रही थी। हेलो। हाँ जी। भोपाल से नीलमणि साहू बोल रही। सबसे पहले तो आई की जो जीवन यात्रा सुन करके वाकई में बहुत प्रेरणा मिली और खूब अच्छे से पति पत्नी संबंध पर और गुरु शिष्य संबंध पर कविता सुनाई। तो उसको देख करके लगता है कि वाकई में कोई उम्र नहीं होती किसी भी बात को सीखने के लिए, समझने के लिए, व्यक्त करने के लिए। और आई के साथ मेरा भी जितना रहना हुआ उसमें तो उनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रेरणादायी नजर आता ही है और हमेशा हम सीख सकते हैं आई से बहुत कुछ। ये तो है, ये उनका, और सिखाती भी बहुत प्यार और बहुत ममता से है, ये आई का बड़प्पन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आई को कि हमको ऐसे बीच बीच में ऊर्जित करते रहें, प्रेरित करते रहें और आई और इतना अच्छे से अपनी सारी बातें रख पाई। और चांदनी दीदी का तो वाकई में शब्द नहीं है कि अब इतनी सी उम्र में कहो इतना सारा सब कुछ ज्ञान अपने अंदर समा रखा है और अभिव्यक्त इतनी सहजता से करती हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाना हो, अब चाहे ये पोषण और आहार से लेकर के संबंधित सब बारीकी से बातें रखी और हमारे खूब रोजमर्रा की दिनचर्या में खूब काम आएगी। और इतने आराम से सब स्लाइड के साथ बताया है तो ये हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, उसको समझ करके देख करके, तो अपने स्वस्थ रहने में सहायक होगा ही होगा। तो दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारा प्यार और धन्यवाद बहन जी। आज बहन जी की शादी की सालगिरह भी है, नीलमणि बहन जी और रूपलाल भाई जी की। तो खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। चलिए अगला फीडबैक। अगला फीडबैक। हेलो। हाँ जी। मैं भोपाल से उषा, है ना? अच्छा जी जी, आ रही आवाज। हाँ, आई जी का अपने लक्ष्य के प्रति जो उनका डिवोटी मतलब अपनी निष्ठा थी, जिसको उन्होंने समय कम पड़ने के बावजूद भी पूरा किया। और उनका मतलब क्या कहना चाहिए कि हिंदी का उनका ज्ञान और उनके सारे दिनचर्या वो तो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है और उनके जैसे हम बन पाए ऐसे तो मतलब बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद चालिनी दीदी का भी बहुत अच्छा लगा, उनका खाने का जो क्रम, जैसे अभी तक हम शायद नॉर्मल मतलब परंपरा के उसमें देखे वातावरण में तो मीठा बाद में खाते थे, पर अब समझ में आया कि वो हम सब गलत करते थे। तो इस पर ध्यान आकर्षण हुआ और उनकी तो हर एक बात बहुत अच्छी लगी। और आई को और चालिनी दीदी दोनों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, उन्होंने अपना सारा समय दिया, अपने सारे ज्ञान के सागर में से कुछ थोड़ा बहुत हमें दिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद उषा दीदी जी। अगले फीडबैक। हेलो, मैं सावित्री धामपुरी जिला से। आई को प्रणाम और आई से मुलाकात भी हुई है। दीदी आपकी आवाज गूंज रही है, सावित्री दीदी जी थोड़ा सा प्लेस चेंज करिए, आपकी आवाज गूंज रही है। हेलो हेलो, तब तक अगली कोई बहन जी। हाँ, थोड़ा बहुत सेवा का भी लाभ मिला और आई की जो कविताएं हैं काफी प्रेरणादायी हैं और इस उम्र में आई का जो व्यक्तित्व है 73 की उम्र में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और साथ ही साथ चानी दीदी के द्वारा जो प्रस्तुत स्वास्थ्य को लेकर वात कफ और पित्त की विशेष विस्तृत जानकारी आपने दिया, इसके लिए काफी धन्यवाद। और लास्ट में आपने जो इंग्लिश में जो पोयम गा के सुनाया वो भी काफी प्यारा था। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सावित्री दीदी जी। अगला फीडबैक। हेलो, मैं हाँ इंगेश्वरी धमतरी से। दीदी सबको नमस्ते।
नमस्ते। आई को प्रणाम। उनका पूरा गुंडा में जो हम मिले थे छोटी में, तो उनका प्यार दुलार आज याद आ रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, ये मतलब सुनकर इतना अच्छा लगा। मतलब दर्शन को इतना ये नहीं कि हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी इतना संबंधों के बारे में लिखे तो वो प्रेरणादायी है हम लोग के लिए बहुत ही। उनके प्रति कृतज्ञता। और चाणी दीदी जो आहार के बारे में बताई, वो मुझे ये आहार जब संतुलित होता है तो कफ, पित्त और वात भी संतुलित रहता है। ये क्लिक किया। और दीदी से एक क्वेश्चन है, ये जैसे कि ये मिर्च, अभी मिर्च के बारे में आपने बताया था, लाल मिर्च तो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। हरी मिर्च में भी बीज निकाल कर उपयोग किया जाता है तो वो ठीक है, लेकिन काली मिर्च उत्तम है। तो काली मिर्च को हम सब्जी वगैरह में कॉमनली उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब जब भी सब्जी बनाते हैं उसमें काली मिर्च का उपयोग जी कर सकते हैं, कर सकते हैं बहन जी, काली मिर्च का उपयोग सब्जियों में। मतलब हमेशा कर सकते हैं दीदी? हाँ दीदी जी, हमेशा कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बस बहुत बढ़िया है हाँ। दीदी, बढ़िया, धन्यवाद। अगले भाई जी, बहन जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ, मैं विद्या बुल्ढाना से बात कर रही हूँ। हाँ दीदी जी, स्वागत है आपका। हाँ दीदी जी, दोनों प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई। चाणी दीदी जी ने जो स्वास्थ्य के बारे में जो बहुत अच्छे से रखा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, चाणी दीदी जी। धन्यवाद बहन जी, आपको भी। और आई को प्रणाम। आई ने बहुत अच्छा कविता संबंध के ऊपर जो भी रखा है वो बहुत अच्छा है। और सारी कविताएं आई ने जो है तो मराठी में भी बनवाई है और वो सब कविताएं हमने बच्चों को सुनवाई है। तो वो भी बहुत अच्छा। आई की शब्द संपत्ति बहुत ज्यादा है और हमें आई से बहुत मतलब प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। तो आई को बहुत बहुत प्रणाम और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद दीदी जी, बहुत बढ़िया जी। और एक आध फीडबैक लेंगे, समय भी हो रहा है, एक या दो। अगला फीडबैक। हेलो हेलो। तो और देना है फीडबैक किसी को, या फिर हम बात को यहीं समाप्त करते हैं? तो हेलो, नहीं आ रहे हैं दीदी? हाँ कोई और तो नहीं आ रहे हैं दीदी? ठीक है, तो मैं फिर कल की सूचना दे दूं कि कल हम लोगों का जो टॉपिक है, परिवार में वातावरण निर्मित हेतु गतिविधियों से उपलब्धियां। इन बातों को लेकर जिन्होंने जीने में कौन कौन सी गतिविधियां अपने बचपन में देखी है और उनसे उनकी क्या उपलब्धियां हुई है, इस प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच में 3 दंपत्ति आएंगे। पुणे से अदिति दीदी जी और जिगर भाई जी, अपूर्वा दीदी जी और सौरभ भाई जी, और रायपुर से जयश्री दीदी जी और चिंटू भाई जी। तो ये तीनों बहनें, तीनों दंपत्ति हमारे बीच उपस्थित होंगे कल 1:45 पर। तो और हम देखेंगे कि उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या गतिविधियां की और अब क्या ऐसा वो होता है और उनको क्या उपलब्धियां मिली और इस समय में क्या क्या गतिविधियां संभव हो सकती है। तो कल हम पुनः मिलते हैं और आज शाम को अभी 3:30 बजे से हम सब प्रश्न मुक्ति के लिए प्रस्तुत होंगे और शाम को 8:30 से 9:30 जो हमारा है व्यवस्था गोष्ठी में उत्सव पारा के प्रत्येक बहन बंधु भगिनी को उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ बहुत सारी योजनाओं पर कुछ निर्णय लेने हैं। तो सभी ठीक 8:30 बजे जुड़ जाएंगे और कल सुबह 5 बजे से 6:30 तक हमारा जो चल रहा है क्रम जनवाद के ऊपर प्रस्तुति का, वो एज इट इज चलते रहेगा।
तो फिर से पुनः आप सभी को आदरणीय जो हमारे बीच आई ने इतना समय निकाले और हमारे निवेदन को स्वीकारे और उपस्थित होकर इतने हमको भावों से भरी कविता सुनाई। चानी दीदी जी ने इतना आहार को लेकर और सारी पूरे स्वास्थ्य जितना पोषण आहार को लेके इतनी बढ़िया से प्रस्तुति रखी और अंत में जैसा कि दीदी हमेशा वो करती है, इतनी सुंदर मधुर भाषा में इंग्लिश में जो पूरा निचोड़ा रख दिया दिनचर्या का। तो आई को और दीदी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बंधु भगिनी जो भी आज उपस्थित हुए सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। तो पुनः सबको नमस्कार। 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 नमस्ते। नमस्ते।